श्री विष्णु प्रसाद शर्मा। धन्यवाद उपाध्यक्ष महोदय। बिल नंबर 11 of 2023, the West Bengal Goods and Service Tax Amendment Bill 2023। आज इसके संशोधन पर हम लोग सदन में चर्चा कर रहे हैं और बड़ा खेद के साथ ये कहना चाहूँगा, जहाँ वित्तीय सब्जेक्ट आती है उस दिन हाउस में हमारी उपस्थिति बहुत कम होती है। ये बड़ा दुर्भाग्य की बात है। बावजूद हम इसके लिए यहाँ चर्चा करने बैठे हैं और इस बिल के स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट एंड रीजंस में पहले ही कहा गया है, ऑन द रिकमेंडेशन ऑफ द गुड्स एंड सर्विस टैक्स काउंसिल mainly to provide relief to remove the major inconveniences caused to the taxpayers, especially micro and small entrepreneurs and traders, and to decriminalize certain offences committed by taxpayers and seek inter alia। जब स्टेटमेंट ऑफ ऑब्जेक्ट में कहा गया है कि ये गुड एंड सर्विस टैक्स काउंसिल के रिकमेंडेशन को हो रहा है, तो वहाँ पर इसके ऊपर बारीकी से देखने वाले अधिकारीगण बैठे हुए हैं। इन्होंने इसका जिस तरह का रिकमेंडेशन किया, इस रिकमेंडेशन के खिलाफ में नहीं जा सकता। लेकिन ये जिस विषय पर बिल आया है, ये जीएसटी, इसके कुछ ऐसे बिंदु हैं जिसके ऊपर मैं अपना जो दृष्टि है सदन के ऊपर प्रकाश करना चाहता हूं। ये वस्तु एवं सेवा कर जीएसटी, ये एक अप्रत्यक्ष कर जिसे 1 जुलाई 2017 को भारत में पेश किया गया। इसने कई करों जैसे केंद्रीय उत्पाद शुल्क, सेवा कर, मूल्यवर्धित कर आदि को एक प्रणाली से बदल दिया। जीएसटी पंजीकरण निहितार्थ का मुख्य उद्देश्य कर संरचना को सरल बनाना था। मैं था कह रहा हूं से कर चोरी को कम करना था और पूरे देश में कर दरों में एकरूपता लाना था। लेकिन आज तक हम इसमें सफल नहीं हुए। हालांकि जीएसटी का कार्यान्वयन सुचारू नहीं रहा है और जीएसटी रिटर्न दाखिल करने में भी कई तरह की चुनौतियां और समस्याओं का सामना करना पड़ा है। आज हम ऐसे कुछ विषयों की चर्चा करें। आज 6 साल, आज कितना 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, आज 6 साल बाद में जीएसटी का मूल्य श्रृंखला में आपूर्ति संबंधी जानकारी को नहीं जोड़ा गया। इसकी वजह से सरकार को बड़ी राजस्व की क्षति हो रही है और ईमानदारी से कारोबार करने वाले व्यापारियों को परेशानियां उठाना पड़ रहा है। ये किसी की विरोधिता नहीं है। ऐसे विषय पर हम एक आपस में सलाह करके हम काउंसिल को सुझाव दे सकते हैं, इसमें सुधार लाने की प्रयास कर सकते हैं, क्योंकि इसमें देश हित है। देश हित में राज्य हित और गांव का भी हित रहता है, वहां के नागरिकों का भी हित रहता है। ये जो जीएसटी की दरें हैं, इसके ऊपर भी जैसे कर प्रणाली की शुरुआत के बाद जीएसटी की दर एक विषय रहा है। इसका जो रेट है, आवश्यक वस्तुओं और सेवाओं पर ऊंची कर दरों का आलोचना का सामना आज देश को करना पड़ रहा है, क्योंकि इसका सीधा असर आम लोगों पर पड़ता है। सरकार ने कर दरों में कई तरह के बदलाव किए हैं। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर दरें कम की है, हालांकि कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर उच्च कर दरें
व्यवसायियों और उपभोक्ताओं के लिए चिंता का विषय अभी भी बना हुआ है। इसका दूसरा एक बिंदु इसका जटिल कर संरचना भी है। इसकी प्रमुख चुनौतियों में से हम इसे भी देख सकते हैं। जीएसटी प्रणाली में टैक्स का 4 स्लैब है, 5%, 12%, 18% और 28%। इसके अतिरिक्त कच्चे कीमती और अर्ध कीमती पत्थरों पर 0.25% टैक्स, सोने पर 3% की विशेष दर। इस बहु कर प्रणाली में व्यवसायियों को कानून मतलब कानून को झेलना पड़ रहा है और उनका अनुपालन करना, जीएसटी टैक्स का अनुपालन करना कठिन हुआ है। कर संरचना की जटिलता ने करदाताओं के बीच में एक भ्रम अभी भी बरकरार बनाए रखा है, जिसके परिणाम स्वरूप अनुपालन लागत में वृद्धि हुई है और मुकदमेबाजी में भी वृद्धि हुई है। तो एक इस जगह पर भी मैं सदन को प्रकाश डालना चाहूंगा कि हम जहां से भी कर या राजस्व उठाते हैं, आज मान लीजिए हमारे राज्य की बात करें, पूरे पश्चिम बंगाल में जितना भी जिला है, हर जिला इक्वल राजस्व स्टेट को नहीं दे रहा है। कोई जिला कम राजस्व दे रहा है, कोई जिला अधिक राजस्व दे रहा है, लेकिन उसके बदले में हम उन जिलों में रिटर्न्स कितना दे रहे हैं एज डेवलपमेंट, इसके ऊपर भी हमें थोड़ी चिंता करना चाहिए, इसे मुझे लगता है। क्योंकि इसका एक उदाहरण मैं अपने क्षेत्र को लेता हूं। हम सभी को मालूम है 2017 में पहाड़ में एक आंदोलन हुआ था। उस आंदोलन में 105 दिन की बंद हुई थी। उस 105 दिन के बंद में जब 50वें दिन पर हम लोग पहुंचे, तब मीडिया में रिपोर्ट आया कि टी और टूरिज्म सेक्टर से राज्य को लगभग 400 करोड़ का नुकसान है। कितने दिनों में? 50 दिनों में। इसका मतलब 365 दिन में कितना रेवेन्यू हम कलेक्ट कर रहे हैं वहां से। ये तो सिर्फ टी और टूरिज्म सेक्टर है। इसके अलावा हमारे पास हाइड्रो प्रोजेक्ट है, टिम्बर है और भी बहुत कुछ है वहां। तो टोटल हम रेवेन्यू कितना कलेक्ट कर रहे हैं और उस रेवेन्यू की तुलना में विकास के लिए हम कितना परसेंट खर्चा कर रहे हैं। यही बात बार बार सदन में आती है, वंचना का शिकार, वंचना का शिकार। ये सिर्फ कहने के लिए नहीं, हम लोग आनुपातिक हिसाब से, प्रोपोर्शनेट हिसाब से जिस जिला से जिस तरह का राजस्व संकलन कर रहे हैं, टैक्स संकलन कर रहे हैं, उसको उस हिसाब से अगर हम प्रायोरिटी दें, उस एरिया को हम आगे बढ़ाने के लिए मेहनत करें, चर्चा करें उसके ऊपर कुछ पॉलिसी बनाएं, तो मुझे लगता है राज्य में कई तरह की समस्याएं अपने आप बंद होती जाएगी। तो इसी तरह जीएसटी में और 2-3 बिंदु पर प्रकाश डालना चाहूंगा। ये बढ़ी हुई अनुपालन लागत, जीएसटी के तहत उच्च अनुपालन लागत में एसएमई के बड़े व्यवसायियों के साथ काम करना और प्रतिस्पर्धा करना व्यापारियों को मुश्किल बनाया। अनुपालन लागत में जीएसटी पंजीकरण, जीएसटी रिटर्न दाखिल करना, रिकॉर्ड बनाए रखना और ऑडिट से गुजरना, विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। उच्च लागत के परिणाम स्वरूप एसएमई पर भारी बोझ पड़ा है, जिससे उनकी लाभप्रदता और प्रतिस्पर्धा में कमी आई है और उपभोक्ता खर्च पर भी प्रभाव पड़ा है। कुछ वस्तुओं और सेवाओं पर उच्च कर दरों का उपभोक्ता खर्च पर सीधा प्रभाव पड़ा।
जैसे अभी हम जो हमारे डेली यूज के सामान, घर में खाने की वस्तुएं कहाँ से आती है? ये कैरियर लाता है। कैरियर कैसे आता है? डीजल और पेट्रोल खर्चा करके आता है, जला के आता है। इन सब के ऊपर भी अगर हम टैक्स के आंखों से नियंत्रण रख पाएंगे तो हमारी जो उपभोक्ता है, जो अंत्योदय स्तर में जो अंतिम छोर पर एक गरीब बैठा हुआ है, उस तक हम कम लागत पर जरूरत की वस्तुएं पहुंचा सकते हैं। तो इस पर भी ये टैक्स में जिस तरह की अभी व्यवधान है, जिस तरह की बोझ है, इसको अगर हल्का किया जाए तो अच्छा होगा। दूसरा, इनपुट टैक्स क्रेडिट ITC का मुद्दा भी इसमें चर्चा का विषय है, शायद मुझे लगता है, क्योंकि ITC GST की एक महत्वपूर्ण विशेषता है जो व्यवसायों को वस्तुओं या सेवाओं के उत्पादन में उपयोग किए गए इनपुट पर भुगतान किए गए कर के लिए क्रेडिट का दावा करने का अनुमति देता है। हालांकि GST के तहत ITC तंत्र के साथ कई मुद्दे सामने आए हैं। आप हम डेली इसको अखबारों में देखते आए हैं। सबसे बड़ा मुद्दा ITC रिफंड मिलने में देरी है। तो इसके लिए भी हम संयुक्त रूप से सलाह करके इस तरह का सुझाव काउंसिल को पेश करें। रिफंड में देरी के कारण व्यवसायों के लिए कार्यशील पूंजी की कमी हो गई, जिससे नकदी प्रवाह संबंधी समस्याएं पैदा हो गई है। मैं मानता हूं केंद्र सरकार ने, राज्य सरकार ने GST की चुनौतियों को और समस्याओं को निपटने के लिए कई तरह के कदम उठाए हैं, इस चीज को मैं मानता हूं। लेकिन इस देश में GST को एक निर्बाध प्रणाली बनाने के लिए, बाधा रहित प्रणाली बनाने के लिए हमें अभी एक बहुत लंबा रास्ता तय करना है। और ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ टेबल पर बैठकर, ये रास्ता सिर्फ और सिर्फ सलाह करके, अच्छे सुझाव काउंसिल को देकर ही तैयार किया जा सकता है। ये मंजिल हम तभी पूरा कर सकते हैं। वैसे आज मुझे बोलने के लिए 20 मिनट का वक्त दिया गया, लेकिन ये 20 मिनट बोलने का ऐसा कुछ नहीं है जहां पर काउंसिल ने ही कुछ रिकमेंडेशन किया है उसके ऊपर मुझे चर्चा ही नहीं करना है। हमें काउंसिल को जो सजेशन देना था, और ये सजेशन सिर्फ मेरी तरफ से नहीं, राज्य सरकार की तरफ से ही ये सजेशन के तौर पर काउंसिल को जाए, और काउंसिल इन जिन मुद्दों पर, जिन विषयों पर मैंने अभी यहाँ सदन में जिक्र किया है, काउंसिल इसके ऊपर अपनी नजरें गड़ाए और इसके ऊपर कुछ काम करे, तो हमें लगता है GST का जो रास्ता है ये सुगम होगा, ये सरल होगा, और सिर्फ राज्य और राष्ट्र को ही नहीं, देश के हर नागरिक के लिए ये फायदाजनक होगा। इतना कहते हुए मेरा अपना आज का वक्तव्य यही समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।